नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पॉलिटी के क्विक रिवीजन बूस्टअप डोज में विश्लेषण में हमारा नया टॉपिक है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। संविधान अगर आप पढ़ेंगे, पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है आपका मूल अधिकार। और संविधान के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो 10 क्वेश्चन संविधान के आए हैं तो उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से ही संबंधित रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका अपन विश्लेषण करेंगे। और इसमें वो क्वेश्चन को चुन के लाया गया है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। देखिए, अब मौलिक अधिकार पे बात करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ, यथा नाम तथा गुण। जो लिखा है वही पढ़ना है। हमारे यहाँ कुछ हिडन नहीं होता, जो लिखा है वो पढ़ना है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मूल मतलब होता है जड़, मूल मतलब होता है जड़। और पौधे को जिंदा रखने के लिए, पेड़ को जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका जड़। अगर आप उसका जड़ काट दोगे तो क्या पौधा जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। तो ये वही जड़ है जिससे आप अपने देश में जिंदा हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मूल अधिकार वही जड़ है जिससे आप अपने देश में जिंदा हो। आज आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, स्वच्छ पानी पी रहे हो, स्वच्छ हवा ले रहे हो, तो ये मौलिक अधिकार के कारण ही ले रहे हो। मौलिक अधिकार में आपको ये सब अधिकार दिया गया है जिसके कारण आज आप ऐसे हो। अगर मौलिक अधिकार ना हो ना तो सरकार ही आपके विरुद्ध नियम बना के आपको मार देगी। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो सरकार या कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध नियम बना के आपको खत्म कर देगा। तो आपके जिंदा रहने के लिए, समझिएगा, आपके जिंदा रहने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, आपके प्रगति के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है क्या? मौलिक अधिकार जरूरी है। ये हमको राज्य के कृत्यों के विरुद्ध, यही लाइन एज इट इज लिखी गई है, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब सरकार कोई भी नियम बनाती है जो हमारे लिए सही नहीं है तो उससे हमको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। मौलिक अधिकार के द्वारा ही आज हम जिंदा हैं और अपना विकास कर पा रहे हैं। इवन मौलिक अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती है, ठीक है। संविधान हमको ये मौलिक अधिकार दिया है, इस मौलिक अधिकार को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे? भाई ये अधिकार कैसे मिला है? संविधान के द्वारा नियम बना के। ये अधिकार खत्म कैसे होगा? अगर संविधान मौलिक अधिकार के विरुद्ध नियम बना दे। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार के असंगत हो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल के वाद में यह अवधारित किया गया है कि सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो संविधान का मूल ढांचे को तोड़े। संविधान के मूल ढांचे को मैं आपको समझा चुका हूं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में यह लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि संसद मतलब सरकार, संसद मतलब सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान जिस उद्देश्य से, है ना, जिस फीलिंग से बनाया गया है वो फीलिंग या उद्देश्य कम हो। मतलब सरकार कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान माइनस में जाए। प्लस में ले जाने के लिए संशोधन आप कर सकते हो, माइनस में ले जाने के लिए नहीं कर सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। दूसरा बात, मौलिक अधिकार को आप कभी त्याग नहीं सकते। आप जैसे ही भारत में पैदा हुए हो,
वैसे ही आपको अधिकार मिल गया है। इस अधिकार को आप कभी त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, है ना। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर सुनिश्चित करती है कि उस लोकतंत्र के नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार दिया गया है। किसी भी लोकतंत्र की किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। कई ऐसे देश हैं देश है गल्फ कंट्री, जहां महिलाओं को आज भी व्यापार करने का, गेम खेलने का, स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। तो क्या वो हमसे ज्यादा सफल है? नहीं। हमारे पास अगर ज्यादा अधिकार है तो हम ज्यादा सफल है। मौलिक अधिकार ही यह सुनिश्चित करते हैं कि वह देश का लोकतंत्र कितना सफल है और वहां के लोग कितने स्वतंत्र हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार से भी संबंध रखते हैं। मौलिक अधिकार के कुछ अधिकार मौलिक अधिकार तो है, साथ ही वो मानव अधिकार भी है। मानव अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार, जो मानव के लिए बहुत जरूरी, जैसे शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो इसमें और आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। और ये मौलिक अधिकार हमारे देश में कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में ऐसे ही एक अधिकार पत्र है, उसके अनुसार ही हमारे यहाँ क्या लाया गया है? मौलिक अधिकार लाया गया है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? मौलिक अधिकार आपको सरकार से सुरक्षा प्रदान करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है, आपके जीवन की सुरक्षा करती है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की बात नेहरू रिपोर्ट 1928 में कही गई थी कि भाई संविधान में क्या शामिल करना चाहिए? मौलिक अधिकार को। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की गई। उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की बात कही। उसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की बात कही है। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? मौलिक अधिकार का प्रारूप बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपके मौलिक अधिकार का प्रारूप कौन बनाया था? मौलिक अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है। ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में सबसे पहले मौलिक अधिकार को शामिल करने की बात कही गई। उसके बाद कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, वहां मौलिक अधिकारों की बात की गई। उसके बाद मौलिक अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरे विश्लेषण में अपने आप को शामिल रखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया। बताइए भाई, सबसे पहले मूल अधिकारों को आश्रय किसने दिया? ठीक है। अभी हमने आपको बताया इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन होगा ए। मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने सबसे पहले बात की गई थी। किसमें की गई थी? नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले इस बात को उठाई थी। उसके बाद 1931 में, कब? 1931 में। कहां? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और हमारे मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने बनाया है? प्रारूप बनाया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। मैग्ना
काटा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है, कठोर है, बताइए। चलिए इसमें देखते हैं। भैया मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हो। वाद योग्य क्या नहीं है? वाद योग्य प्रस्तावना नहीं है, वाद योग्य आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इन दोनों को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, इस पर वाद केस नहीं चला सकते। मौलिक अधिकार पर केस चला सकते हैं। आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, संविधान में कितने टाइप के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 टाइप के। 6 टाइप के मौलिक अधिकार में पहला क्या है? समानता। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? शोषण। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका अल्पसंख्यक धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और छठवा क्या है? छठवा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान में जब बना तो 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में क्या था? संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति का अधिकार शामिल था। ठीक है, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह कहा गया कि सरकार मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन आया। उसमें कहा गया कि सरकार संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकार को भी ले सकती है। ठीक है, उसके बाद संशोधन करके कब? 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कहां ले जाया गया? भाग 12 में। कहां ले जाया गया? भाग 12 और अनुच्छेद 300 का। भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में ले जाया गया। 7 थे, 6 हो गए। 7वां कब हटा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया और उसको अनुच्छेद 31 को हटाया गया है जी। अनुच्छेद 31 को हटाया गया है और 31 को हटा के कहां ले गया गया है? अनुच्छेद 300 क में। और कौन से भाग में है? भाग 12 में है। कौन से भाग में इसको स्थापित किया गया? भाग 12 अध्याय 4। भाग 12 अध्याय 4 में इसको स्थापित किया गया है। 31 को उठा के संपत्ति के अधिकार को। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था तो वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब वो क्या हो गया? वो कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अब वो कानूनी अधिकार हो गया। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो सरकार आपकी जमीन को छीन नहीं सकती थी या विकास कार्य के लिए ले नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार कोई भी नहीं ले सकता। मैं बोला ना, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि आपके मौलिक अधिकार को ले सके। तो सरकार विकास के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, तो भाई अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा तो वो तो कभी मेरा जमीन लेके रोड बना ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा के कहां ले जाया गया? कानूनी अधिकार में। अब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सरकार आपके जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण करती है और आपको उसका डबल या ट्रिपल रेट प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई। तो 31 अनुच्छेद 31 है ना, हट के कहां चले गया है? 300 क में चले गया है। और ठीक है, और अनुच्छेद 19 का एफ, अनुच्छेद 19 का एफ जो संपत्ति से संबंधित था वो भी अब कब हट चुका है? किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद हटे हैं? 31 हटा है और 19 एफ हटा है। ठीक है, यहां तक हुई बात।
चलिए, तो अब हमारे पास कितने अधिकार हैं? अब हमारे पास है 6 अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, 31 को हटा दिए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है या नहीं है? भैया मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगर सरकार आपके मौलिक अधिकार को छीनती है, सरकार आपके मौलिक अधिकार को छीनती है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। एक और लाइन, हमारे यहां मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहां मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? हमारे यहां मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार कौन? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो अब बताओ, आप मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट में केस कर सकते हो ना? हाँ, तो ये क्या है? ये वाद योग्य है। क्या है जी? ये वाद योग्य है। देखो, एक क्वेश्चन में इतना सारा डिस्कशन हो गया। संपत्ति का अधिकार हट गया, सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में रक्षा करेगा, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद में रक्षा करेगा, ये बताया गया। तो वाद योग्य है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है जी? मौलिक अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन देख लिए? चलिए देखते हैं, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल उल्लेखित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रजातांत्रिक होता है, लोक कल्याणकारी होता है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, बिल्कुल गलत, सॉरी। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, है ना? क्या है इसका आंसर? देख लेते हैं। ठीक, ये भी सही है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है? मौलिक अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है सरकार कोई भी असंगत विधि नहीं बनाएगा। किसके विरुद्ध? मौलिक अधिकार के विरुद्ध। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करे। और इसी अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन, आपको बताया हूं मैं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। संसद अगर कोई कानून बनाती है और वो कानून सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है, जीरो कर सकती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम करे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, चौथा और पांचवा सही है, क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन कौन से अनुच्छेद में है? 13 में। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। बताइए जी, इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला है। क्वेश्चन देख लिए? चलिए इस पर कैलकुलेशन लगाते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, गलत है। कुछ परिस्थिति में निलंबित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर भी नहीं होती है। राष्ट्रपति करता है पर अपनी इच्छा से नहीं करता है, कुछ कारण से करता है। इसका ऑप्शन होगा क्या? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।
हमारे यहाँ 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। कहां? राज्यों में। ठीक है। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक, तो अभी हम इन दोनों के बारे में नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके? अनुच्छेद 352। अब अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। क्या जी? राष्ट्रीय आपात। ये 2 कारण से लगता है। पहला कारण है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। क्या? बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। दूसरा है क्या? सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। जब मैं पूरा एक ही क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त टाइप से, है ना। 352 पढ़े, क्या है ये? राष्ट्रीय आपातकाल। किस आधार पर लगता है? 2 आधार पर, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण पर लगेगा ना, तो अनुच्छेद 358 लागू होगा। जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो अनुच्छेद 359 लागू होगा। ठीक है। जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तो अनुच्छेद 358, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होगा तो अनुच्छेद 359 लागू होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 358, 359, ये बहुत सतर्कता से पढ़ना है जी। जहां जो बोला हूं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल 2 तरीके से लगता है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण मतलब कोई दूसरा देश हम पर हमला कर दे। दूसरा सशस्त्र विद्रोह, जब हमारे देश के लोग ही आपस में तलवार लेके एक दूसरे से लड़ने लगे और विद्रोह कर दे। 2 आधार पे आपातकाल लगेगा। जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल लगेगा ना, तो अनुच्छेद 19 क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाएगा। कैसे होगा? स्वतः निलंबित। ठीक है। इसमें बोल रहा है जब अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा, तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो खुद ब खुद निलंबित होगा। जैसे ही घोषणा हुआ कि 358 के अनुसार आपातकाल लग रहा है, आपका मौलिक अधिकार स्वतंत्रता वाला निलंबित, तुरंत निलंबित। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब सशस्त्र विद्रोह के अनुसार, सशस्त्र विद्रोह के अनुसार 359 के अनुसार आपातकाल लगेगा, तो राष्ट्रपति लिखेगा कागज में कि ये मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, इतने समय के लिए निलंबित होंगे, तब वो निलंबित होगा। निलंबन 2 टाइप से हो रहा है दोस्तों, समझिए इस बात को। जब बड़ा वाला आपातकाल लगेगा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 358 के अनुसार, तो अनुच्छेद 19 जो है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, बिना लिखे। जैसे ही लगा, बिना लिखे। कब तक के लिए? जब तक आपातकाल लगा है। ठीक है। उसके बाद जब सशस्त्र विद्रोह के लिए अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल लगेगा, तो राष्ट्रपति जिन जिन मौलिक अधिकारों को लिखेगा, 359 में राष्ट्रपति कागज में जिन जिन मौलिक अधिकारों को लिखेगा, वो मौलिक अधिकार उतने समय के लिए, जितने समय के लिए लिखेगा, वो निलंबित होंगे। बात की लाइन समझिए। ये 2 हो गया। इन दोनों स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार किसी भी परिस्थिति में,
किसी भी मतलब किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। बहुत पूछता है कौन से दो मौलिक अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। 20 है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण में 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के अनुसार सशस्त्र विद्रोह में वो मौलिक अधिकार निलंबित हो गए जिनको राष्ट्रपति कागज में लिख के देगा, अपने घोषणा में लिख के देगा, कितने समय के लिए निलंबित होंगे ये भी लिख के देगा। पर इन दोनों परिस्थिति में 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको कैटेगरी वाइज कर लो। सबसे पहले ये ध्यान रख लो 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। अब 352 जो बड़ा वाला देश का आपातकाल है उसके अंदर आते हैं दो पार्ट में, 352 को दो पार्ट में, 358 359। 358 में 19 सस्पेंड हो जाएगा खुद ब खुद, 359 में जो राष्ट्रपति लिख के देगा वो सस्पेंड होगा। हो गया, देखो बढ़िया। तो इसका ऑप्शन होगा आपातकाल निलंबित होता है, मौलिक अधिकार निलंबित होता है किसमें? आपातकाल में। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, उसको लिख के दिया जाता है आपातकाल में। ठीक है, और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अपने मन से भी नहीं कर सकता है, संशोधन किया गया। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अपने मन से भी नहीं कर सकता है। आपातकाल की घोषणा जब तक मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल जब तक लिख के नहीं देगा लिखित सिफारिश में राष्ट्रपति को कि भैया आप आपातकाल लगाओ, तब तक आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। इस ताकत का प्रयोग इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से कर दिया गया था। अपने मन से आपातकाल लगा दिए, किसी से नहीं पूछे, है ना, किसी से नहीं पूछे। 1972 का आपातकाल अपने मन से लगा दिए। तब संशोधन किया गया और यह कहा गया कि अब राष्ट्रपति तब तक आपातकाल नहीं लगाएगा जब तक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लिख के ना दे। उस समय क्या हुआ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोली, दोनों मिलकर आपातकाल लगा दिए। अब अगर आपातकाल लगाना है तो पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए, लिखित सहमति होनी चाहिए, तब आपातकाल लगेगा। ठीक है, आपातकाल लगाने के लिए भी मंत्रिमंडल का पूरा लिखित सहमति होगा, तब आपातकाल लगेगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति कब आपातकाल लगाता है? आपातकाल लगाएगा तब आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। डी। चलिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में, ये 3 है, भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा दिया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन देख लिए, देखते हैं। यह राज्य के विरुद्ध गारंटी है, बताया ना। राज्य मतलब भारत देश। भारत देश में आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकार को कम करे, खत्म करे, आपको नुकसान पहुंचाए। तो राज्य कोई भी ऐसा कृत्य काम नहीं करेगा जो आपको मौलिक अधिकार के थ्रू नुकसान पहुंचाए। तो उसके विरुद्ध गारंटी हुआ, राज्य के विरुद्ध गारंटी है। भाई मौलिक अधिकार मेरे पास है, मेरे पास पूरी गारंटी है कि राज्य मेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास मौलिक अधिकार है, मेरे पास पूरी गारंटी कि राज्य मेरे विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरा मौलिक अधिकार छीने। तो राज्य के विरुद्ध गारंटी है। संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में है। कितने टाइप के मौलिक अधिकार? 6 टाइप के मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 13 में कहा गया है क्या? राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको सामाजिक कैसे न्याय मिलता है? छुआछूत नहीं करेंगे आपसे। मौलिक अधिकार अभी आप पढ़ेंगे ना एक एक स्टेप, तो छुआछूत के विरुद्ध भी अधिकार है ना, भेदभाव के विरुद्ध भी अधिकार है ना। उसके बाद आपके राजनीतिक न्याय भी है, वोट डालने का भी अधिकार आपको दिया गया है। आर्थिक न्याय भी है, पर वोट डालने का अधिकार कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट डालने का अधिकार कानूनी अधिकार है, पर वो हिडन तौर पर कहीं ना कहीं इन अधिकारों से संबंध रखता है। तो ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति नहीं है। भैया ये गलत है। हमारा जो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका का जो अधिकार बिल है वो वहां का मौलिक अधिकार है।
और उसी से हम अपना मौलिक अधिकार लिए, तो ये गलत हो गया। है यहां नहीं है तो ये है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन होगा 1 2 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? आपको पता है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 कितने टाइप के मौलिक अधिकार? 6 टाइप के। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों, संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए भाई, क्वेश्चन समझिए और बताइए। इसमें बोला है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना पाएगा? संसद ऐसा बोल रहा है, संसद मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना पाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताया हूं, ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ठीक है, मौलिक अधिकार के असंगत विधियों का निराकरण या विधियों को शून्य करना। संसद या राज्य का विधानसभा, विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके मौलिक अधिकार को कम करे। अगर बना दिया तो अनुच्छेद 13 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा और बोलेगा कि अगर ये कानून गलत है तो उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 326 क्या है? मतदान का अधिकार। क्या है? मतदान का अधिकार, अनुच्छेद 326। और मतदान का अधिकार वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक या कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 क्या है जी? केंद्र और राज्यों के बनाई गई विधियों का विस्तार है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, कानूनी अधिकार आपको नहीं मिलेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मौलिक अधिकार आपको नहीं मिला और आप केस कर दोगे ना तो सरकार आपको वो अधिकार देगी। तो कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में यही अंतर है। कानूनी अधिकार के विरुद्ध सरकार कानून बना सकती है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है ना। और ये अनुच्छेद कहां से कहां है? देखिए भाई, समानता और समता दो चीजें होती है। बेस्ट है समता, समता मतलब, समानता मतलब सबको बराबर, और समता मतलब जिसको जितना जरूरत है उतना दे के बराबर करना। ठीक है, समानता मतलब सबको सब कुछ बराबर, और समता मतलब जिसको जितना जरूरत है उतना दे के बराबर करना। तो कई जगह समता का अधिकार भी लिखा रहेगा, समानता भी है और समता भी है। समता ज्यादा बेस्ट है। समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है आपका? ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध विधियां नहीं बना सकता, है ना। 13 में क्या है? मूल अधिकारों के असंगत या उन पर अल्पीकरण करने वाली विधियां, असंगत विधियां नहीं बना सकता कोई भी, चाहे संसद हो या राज्य विधानसभा। 14 से चालू होता है आपका समानता का अधिकार। अब 14 में है समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है?
समानता का अधिकार, जिसमें पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, यह कहा गया अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 ये बोलता है, अनुच्छेद 14 ये बोलता है क्या कि विधि मतलब कानून के सामने सब समान हैं, कानून के सामने सब समान है, विधि के समक्ष समानता। दूसरा है विधि का समान संरक्षण, और कानून सबको समान सुरक्षा देगा, सबको समान न्याय देगा। यह है हमारे देश में समानता। देखो कितनी बड़ी बात है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सब समान हैं, चाहे कोई भी हो। और विधि का समान संरक्षण मतलब कानून सबको समान सुरक्षा और समान न्याय देगा। विधि के समक्ष समानता आपका कहां से लिया गया है? विधियों के समक्ष समानता आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। एक बोल रहा है कि सभी कानून के लिए बराबर हैं, और दूसरा बोल रहा है कि सभी कानून सभी को समान सुरक्षा देगा। पर इसमें कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? युक्ति युक्त निर्बंधन। सब समान है विधि के समक्ष, आप भी मैं भी सब, पर कुछ व्यक्तियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके लिए थोड़ा सा छूट दिया है, वो हमसे ऊपर हैं, और उनको थोड़ा समान संरक्षण से अलग विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। पर नॉर्मल तौर पर विधि के समक्ष समानता मतलब सब समान है, विधि का समान संरक्षण मतलब सब बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पहला अधिकार। दूसरा, पर कुछ स्पेशल लोगों को छूट दी गई है। 15 क्या? धर्म, मूल, वंश, है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, है ना, के आधार पर भेदभाव नहीं, के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। 15वां बोलता है कि भैया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकता। कहां? सार्वजनिक स्थान पर, जैसे सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक बोरिंग, सार्वजनिक बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, है ना, एयरपोर्ट, यहां कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, रंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर। कोई ये नहीं बोल सकता तू काला है मेरे सामने मत बैठ सार्वजनिक स्थान पर, बिल्कुल नहीं बोल सकता। सब समान है भैया, चाहे आप कैसे भी रहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 नंबर का मौलिक अधिकार समानता का। ठीक, उसके बाद 16वां आता है क्या? लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी में सभी लोग बराबर हैं, सरकारी नौकरी में सभी लोग बराबर हैं, यह कहा गया है। अब आप बोलोगे आरक्षण, आरक्षण इसके अंदर अलग क्लॉज में है। सभी लोग सरकारी नौकरी के लिए क्या हैं? बराबर हैं, यह कहा गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16वां लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी के लिए सभी को क्या किया जाएगा? आपको बराबर का मौका दिया जाएगा।
ऐसे ही अनुच्छेद 15 के 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग क्लॉज है, 16 के भी 1 2 3 4 अलग अलग क्लॉज है, उतना डीप अभी अपन नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) इस दोनों से ही ओबीसी को आरक्षण मिलता है। ऐसे ही और जातियों को भी आरक्षण मिलता है। हर मौलिक अधिकार में युक्ति युक्त निर्बंधन होता है ना। हर मौलिक अधिकार में युक्ति युक्त निर्बंधन होता है, कुछ बाउंडेशन होता है कंडीशन के साथ। जैसे यहां पे बोल दिया कि सब समान है, पर भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अलग ट्रीटमेंट मिलता है। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। पर भैया सुरक्षा के तौर पर, बात को समझिएगा, किसी भी आदमी से जन्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर भैया सुरक्षा के तौर पर लेडीज टॉयलेट अलग बनाते हैं ना, भेदभाव तो किए ना कि यहां सिर्फ लेडीज जाएगी, यहां पुरुष जाएंगे, ठीक है, लेडीजों का अलग लाइन। पर क्यों? वो उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है। इसको युक्ति युक्त निर्बंधन बोलते। वैसे ही बोले हैं कि क्या लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा, पर जो पिछड़े वाले हैं उनको बराबर लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है। अब समझ में आया युक्ति युक्त निर्बंधन? ये हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। इसी को बोलते हैं छूआछूत का अंत। इसके लिए, छुआछूत के लिए 1955 में एक अधिनियम भी बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार भी, अस्पृश्यता का अंत। भैया कोई भी सार्वजनिक स्थान पर आप छुआछूत की भावना को अपने व्यवहार से भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग कहीं बोरिंग वोरिंग में पानी जाते थे तो स्वर्ण लोग, स्वर्ण हिंदी लोग नीचे तबके के हिंदुओं को वहां पानी नहीं भरने देते थे, छुआछूत की भावना मानते थे। आज भी कई जगह चलता है, आप जाएंगे बैकवर्ड इलाकों में तो जरूर मिल जाएगा। पर ये नहीं करना है, किसी से छुआछूत नहीं करना है। कहां? सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। क्या? उपाधि का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 बोलता है कि भैया आपको कोई भी उपाधि नहीं लेनी है, आप अपने आप को राजा महाराजा सम्राट नहीं बोल सकते, आप अपने आप को राजा महाराजा सम्राट नहीं बोल सकते, आपको ग्रेट और जो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं वो चीजें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सब बराबर है, सब बराबर है। आप कोई उपाधि अलग से लेके नहीं आए हो, हीरो नहीं हो आप, ठीक है। तो उपाधियों का अंत, ठीक है। पर 2 टाइप की उपाधि आप ले सकते हो। कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप की उपाधि में क्या? शिक्षा संबंधी उपाधि, शिक्षा संबंधी उपाधि और सेना की उपाधि। अब शिक्षा संबंधी उपाधि, आप पीएचडी कर लियो तो आपको डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर क्या है? आपकी उपाधि है ना। आपको कलेक्टर बोलेंगे, कलेक्टर आपका पद है, उपाधि है पढ़ाई से संबंधित। वैसे ही सेना में क्या होता है? मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ये सब तो उपाधि है ना। तो 2 उपाधि आप रख सकते हो, शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित। बाकी आप अपने आप को राजा महाराजा, है ना, हुजूर, ये सब आप नहीं बोल सकते, ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। अगर भारत के किसी आदमी को विदेश से कोई उपाधि या कोई इनाम मिलता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर पाएगा। उपाधियों के अंत में ये बहुत इंपॉर्टेंट, उपाधियों के अंत में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। भारत का कोई भी आदमी अगर विदेश से कोई उपहार लेना चाहता है, कुछ गिफ्ट लेना चाहता है या और भी कुछ लेना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के मर्जी के बिना नहीं ले पाएगा, पहला क्लॉज। अगर विदेश का कोई आदमी भारत में कोई काम कर रहा है, जैसे राजदूत यहां काम करते हैं, सब देशों के राजदूत रहते हैं, ठीक है। अपने यहां मेरे ख्याल से इन लोग 10 रेस कोर्स में बैठते हैं या अम्बेसी में बैठते हैं, सब देशों के राजदूत रहते हैं। अगर उनके देश वहां से इनको कोई उपाधि भेजते हैं जो भारत का नागरिक नहीं है उनको, तो वो भी हमारे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये हो गया उपाधियों का अंत। समानता के अधिकार में कितने टाइप के अधिकार है जी? पहला है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। दूसरा है धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद का निषेध। तीसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। चौथा है आपका अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। और 5वां है उपाधियों का अंत। इतने टाइप की समानता आपको संविधान में मौलिक अधिकार में प्रदान की गई है। और इन पूरे अधिकारों में कहीं ना कहीं युक्ति युक्त निर्बंधन लेके कुछ विशेष लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है।
चलिए बैक टू पवेलियन करते हैं। तो अब बताइए कहां अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। यह समझ में आ गया, एक अधिकार अपना कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से प्रेरित है। बोला ना, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 13 क्या है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी विरुद्ध कानून नहीं बनेगा। 15 क्या है, जन्म, मूल, वंश के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। 16 क्या है, अवसर की समानता। क्या है, अवसर की समानता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। उपयुक्त में से क्यों नहीं, इतना सोचना नहीं है। क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, कानून सभी के लिए बराबर है और सभी को समान न्याय मिलेगा, समान सुरक्षा मिलेगी। ऑप्शन ए। काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन इस पर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है ना। ये अभी अपन ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, इसको जब फुल लेंथ क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन की तब पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किसको, ओबीसी को क्या किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। वैसे ही अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में किसको, ईडब्ल्यूएस को, किसको, ईडब्ल्यूएस को, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, इकोनॉमिकली वीक, है ना, इन लोग को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 103 संविधान संशोधन के द्वारा अभी अभी जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है जी, 10%। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% आरक्षण की बात कही गई है 103 संविधान संशोधन में। किसमें, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अनुसार। और ओबीसी को कितने मिलता है, 15(4) और 16(4) के अनुसार। चलिए ये भी हो गया। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता बताइए, बताइए। ठीक है, 15 में तो है नहीं, अवसर की समानता किसमें है, 16 में है। अब 16 में भी कैसे है भाई, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है, 16(3) से आरक्षण चालू गया है, सामान्य समानता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में समानता की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) राज्य के अधीन किसी भी पद या नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अनुसार अगर राज्य मतलब भारत सरकार कोई नौकरी निकालती, राज्य सरकार कोई नौकरी निकालती है तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अनुसार सबको बराबर क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। फिर 16(3) में आओगे ना तो उसमें यह बोल देगा राज्य अपने नागरिकों के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में निकल रहा है तो अपने निवासियों के लिए नौकरी निकाल देगा, वैसे ही फिर आरक्षण चालू हो जाता है आगे। तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के मौलिक अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं है बताइए भाई। कितने टाइप की समानता मिली है जी, विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। तो इसका ऑप्शन होगा समानता के आधार पर आर्थिक समानता नहीं है। अगर आर्थिक समानता दे जाए ना तो सबका पैसा बराबर हो जाएगा, सबको बराबर करना पड़ेगा, कोई रईस कोई गरीब नहीं होगा। ठीक है, आपको कानून के समक्ष समानता है। सामाजिक समानता मतलब अनुच्छेद 15 क्या, धर्म, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। अवसर की समानता क्या, अनुच्छेद 16, ये होगा अनुच्छेद 14। आर्थिक समानता नहीं मिलती अपने को, ऑप्शन होगा डी।
भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? नॉर्मल पढ़ाया हूं अब भी। क्या? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, क्या? स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 21 क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 समानता। ठीक है, पूरे अनुच्छेद का रिवीजन हो गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है इस पे, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए, कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ना? अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विषय में स्वतंत्रता, संरक्षण, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 21 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। 22 इसके बाद आएगा 21 का। 21 का क्या है? शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया? 2002 में 86 संविधान संशोधन, 2002 में जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत बहुत सी स्वतंत्रता आती है, ये कल देख लेंगे। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, मतलब आपको अगर कोई अपराध किए उस पर क्या आपको संरक्षण मिलेगा। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। 21 का शिक्षा का अधिकार और 22 क्या है? गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार कहां तक मिला है जी? अनुच्छेद 19 से 22 तक। आज 15 क्वेश्चन तक करते हैं, अब अगला सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। बहुत जल्दी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये जो क्विक रिवीजन का सीरीज है ये आपके व्यापम से, पीएससी से जुड़े हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहा करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। हम साथ मिलकर हमेशा कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।